नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लोकसभा चुनाव के बाद ही आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो खींचतान शुरू हुई थी, ऐसा लगता है कि एक बार दोबारा से उभर गई है। मसला वही है। पहली बात तो यह कि आरएसएस को लगातार लगता है कि बीजेपी उसके कंट्रोल से जा रही है। मोदी जो हैं वो आरएसएस से बड़े हो गए हैं। मोदी और अमित शाह मिलकर जो चाह रहे हैं वो फैसला ले रहे हैं, आरएसएस से पूछा नहीं जा रहा है। एक बड़ा मसला इनके सामने था अध्यक्ष बनाने का कि अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नड्डा जी के जगह अध्यक्ष कौन बनेगा। बहुत सारे नाम आकाश में उछले थे, हवा में उछले थे, जिसमें से एक नाम था संजय जोशी का। संजय जोशी किसी जमाने में मोदी के सीनियर रहे हैं और मोदी से उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन उसके बाद सीडी कांड आया, सीडी एक सामने आई और संजय जोशी का कैरियर लगातार नीचे गिरता चला गया और धीरे धीरे परिदृश्य से संजय जोशी पूरी तरह से गायब हो गए। बहुत कम कभी कभार दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पे भी कोई खास प्रेजेंस नहीं है उनका और भारतीय जनता पार्टी के मामलों में उनका किसी तरह का दखल दिखाई नहीं देता है। लेकिन आरएसएस से जुड़े रहे हैं, आरएसएस के हैं संजय जोशी और कहा जाता है कि आरएसएस के जो लीडर्स हैं मोहन भागवत वगैरह, वो संजय जोशी के ऊपर काफी भरोसा करते हैं। तो धीरे धीरे संजय जोशी का नाम जैसे उछला था वैसे ही, जैसे हवा में उछल के गया था वैसे ही पानी में चला गया और संजय जोशी की फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अध्यक्ष बनना है और भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह और मोदी चाह कर भी अपने मन का अध्यक्ष फिलहाल नहीं बना पा रहे हैं। मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। बहाना यह है कि माधव नेत्रालय बना है, आंखों का कोई अस्पताल बना है माधव सदाशिव गोलवरकर के नाम पर, जो आरएसएस के सेकंड चीफ थे और उसका उद्घाटन होना है नागपुर में 30 मार्च को। और 30 मार्च को मोदी जा रहे हैं नागपुर, जहां वो मंच पर होंगे मोहन भागवत के साथ। और कहा यह जा रहा है कि नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है वहां भी वो जाएंगे और वहां जाने का मतलब यह है कि मोहन भागवत और बाकी लोगों से बातचीत होगी। कहा यह जा रहा है कि यह बातचीत अध्यक्ष पद को लेकर होगी और तरह तरह के कयास लग रहे हैं। एक कयास यह है कि संघ चाहता है कि राजनाथ सिंह को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं। पिछली बार जो मंत्रालय था पूरा का पूरा, उसमें नंबर 2 की उनकी भूमिका दिखती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे नंबर 2 पर पूरी तरह से अमित शाह काबिज हैं और राजनाथ सिंह थोड़े बहुत बयान वगैरह देते हैं, इससे ज्यादा उनके हिस्से में कुछ खास आता नहीं है। अपने बेटे को राजनीति में जमाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उनके बेटे विधायक भी हैं, पंकज सिंह। ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह की कभी तूती बोलती थी। अब राजनाथ सिंह धीरे 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 राजनीति में किनारे होते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह उन आखिरी नेताओं में से हैं। सुषमा स्वराज जी चली गई, बाकी कई लोग चले गए, अरुण जेटली चले गए, उन कुछ नेताओं में से हैं जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के सीनियर हुआ करते थे। कृषि मंत्री थे वो जब वाजपेयी जी की सरकार थी और आरएसएस के बहुत करीबी हैं और आमतौर पे जहरीले भाषणों के लिए नहीं जाने जाते हैं। सबके बीच में उनकी इज्जत है, लोगों से मिलते जुलते हैं और बहुत कायदे से एक जमाने में अपनी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वैसे ही जैसे शिवराज सिंह चौहान एक जमाने में रहे। अब राजनाथ सिंह को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो सीधी सी बात है कि उनका कद बहुत बड़ा कर दिया जाएगा। अब ये उनका कद बड़ा करना अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जिन्होंने उनको लगभग किनारे लगा दिया है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाने की लगातार कोशिशें चल रही थी। लोकसभा चुनाव के पहले भी यह कोशिश जारी थी। लोकसभा चुनाव जो पूरा यूपी में हुआ और दरअसल यूपी और महाराष्ट्र की हार ने ही भारतीय जनता पार्टी को मैजिक नंबर तक नहीं पहुंचने दिया, तो यूपी का इलेक्शन पूरी तरह से अमित शाह ने अपने हाथ में लेकर रखा था। अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करती तो यह तय था कि योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाता। काफी चर्चा भी चली, आप जानते हैं, जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे उन्होंने भी यह बयान दिया था कि अमित शाह जल्दी से ही योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं चली, हमने भी पहले बात की है। अब एक बार फिर यह बात चल रही है कि राजनाथ सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो यह भी संभव है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया गया, योगी आदित्यनाथ के साथ भी वही किया जा सकता है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने तो चुपचाप मान लिया, योगी आदित्यनाथ ये बात चुपचाप मान लेंगे और केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएंगे, यूपी के मुख्यमंत्री पद का
त्याग कर देंगे, ये बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। यूपी में आदित्यनाथ की तूती बोल रही है। सत्ता के अंदर भी, प्रशासन के अंदर भी और जनता के अंदर भी एक हिस्सा है जो योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपनी जो हिंदू महासभा थी उसको बना चुके हैं, उससे चुनाव लड़ चुके हैं। अगर उनको यूपी की राजनीति से हटाने की कोशिश होती है तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा मान लेना नादानी होगी। इसलिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। तो एक ये मामला फंसा हुआ है कि कैसे भी चाहते हैं लोग, कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ को यूपी की कुर्सी से हटाना, और ये कोई आसान काम नहीं है। भाजपा और आरएसएस के बीच में कैसी तनातनी चल रही है, इस बात को समझने के लिए दो चार बयानात देख लेने बहुत जरूरी होंगे। अभी आपने देखा औरंगजेब के नाम पे खूब तमाशा हुआ, नागपुर में दंगों जैसी स्थिति हो गई। फडणवीस लगातार बयान दे रहे थे, बाद में जब उनको विधानसभा के अंदर बयान देना पड़ा तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमको उस कब्र की सुरक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि वो एएसआई संरक्षित है। साथ में यह भी कहा कि छावा ने जिस तरह से उन्होंने कहा सही इतिहास बताया, लेकिन कहने का मतलब यही था कि छावा ने जिस तरह से चीजों को दिखाया उस तरह से लोगों के मन में गुस्सा पैदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल पूरी तरह से इसमें लगा हुआ था, तमाम सारे बयानात दिए गए। इस पूरे खेल में आप देखते हैं आरएसएस की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आता है। मोहन भागवत इस पूरे विवाद में पूरी तरह से चुप रहे। बयान आया तो सुनील अंबेडकर का आया, जो आरएसएस के नेता हैं, और उन्होंने जो बयान दिया वो आप स्क्रीन पर भी पढ़ लीजिए, मैं यहां भी आपको बोल के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि सवाल यह है कि क्या औरंगजेब आज प्रासंगिक है, आज रेलिवेंट है? अगर हां तो क्या उनका मकबरा हटाया जाना चाहिए? जवाब यह है कि वो रेलिवेंट नहीं है और किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। यानी एक तरफ फडणवीस और पूरा महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल है, यहां आईटी सेल और सारे के सारे लोग औरंगजेब के सवाल पर तमाशा करने, उनकी कब्र हटाने और इन सारी चीजों की बातें कर रहे हैं। वहीं आरएसएस की तरफ से जो इकलौता बयान आ रहा है सुनील अंबेडकर का, वो इन सारी चीजों को गलत बताते हुए हिंसा रोकने की बात कर रहा है। आप देखिए, आदित्यनाथ जो है वो आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह की जड़ों को मजबूत करना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। संगीत सोम जो एक जमाने में बड़े फायरी विधायक हुआ करते थे, वो कहते हैं जैसे बाबर की निशानी मिटाई थी वैसे ही औरंगजेब की निशानी को भी मिटा देंगे, और काशी और मथुरा के लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। मतलब इशारा ये कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र भी तोड़ देंगे, काशी और मथुरा में जिन मस्जिदों को लेकर विवाद है उनको भी तोड़ देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन आरएसएस इस लाइन पर फिलहाल बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस कोई कम सांप्रदायिक है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मां है। आरएसएस में ट्रेन होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। नरेंद्र मोदी की ट्रेनिंग भी जो हुई है वो आरएसएस में ही हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना ग्राफ इतना बड़ा कर लिया, अपना नाम इतना बड़ा कर लिया कि आप सोचिए, चुनाव के पहले जेपी नड्डा का बयान आता है कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो चुनाव के पहले जिस अहंकार में थे 400 पार 400 पार, उसमें इन्होंने बयान दिया कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उसके तुरंत बाद जब चुनाव में 241 पर टिक गए, 300 पार भी नहीं जा पाए, तो आरएसएस के बयान आने शुरू हुए। मैं वो बयान भी आपको याद दिला देता हूं। मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, यह काम करते हुए वह मर्यादा का पालन करता है। उसमें यह अहंकार नहीं मिलता कि वह कहे मैंने यह काम किया, मैंने वह काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। यानी सीधा इशारा नरेंद्र मोदी पर है, जो खुद को तो जनसेवक कहते हैं, लेकिन लगातार मैं भी नहीं, मोदी 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 की बात करते हैं। पूरा चुनाव मोदी की गारंटी, मोदी की ये बात, मोदी की वो बात पे लड़ा गया। आरएसएस उसमें कहीं थी ही नहीं। हालांकि आरएसएस ने पूरे चुनाव में जबरदस्त काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस की लीडरशिप जो थी वो नरेंद्र मोदी को इंडिविजुअल उनके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उससे उसकी असहमत थी, जो साफ दिखाई देती है। आप सोचिए, इंद्रेश कुमार जो राष्ट्रीय मुस्लिम स्वयंसेवक मंच चलाते हैं, जो जिनके ऊपर वैसे तो बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं, लेकिन मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी इफ्तार में भी मुसलमानों के साथ उनकी फोटो आई। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया।
उसके बाद उन्होंने डिफेंड भी किया कि सबसे बड़ी पार्टी वार्टी बनी, वो ठीक है, लेकिन एक शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया, अहंकार, घमंड, ये बात वही है जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत अलग तरीके से कह रहे हैं कि मैंने यह किया, मैंने वह किया, यह कहना ठीक नहीं है। यानी दोनों का जो हमला था वो मोदी के अहंकार पर था, और अगर मोदी के अहंकार से दोनों को प्रॉब्लम है तो जाहिर तौर पर जब अध्यक्ष पद की बात चल रही है तो दोनों उसको चुनौती देने की कोशिश, दोनों क्या मतलब आरएसएस उसको चुनौती देने की कोशिश कर रही है। 2019 के बाद से अगर आप देखेंगे तो आरएसएस और बीजेपी में टकराव के आपको ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। पहला उदाहरण तो वही था जब संसद ने कृषि वाला कानून पास किया था, 3 कानून पास किए थे और पूरे देश में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो जो बीकेएस है, भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, वो भी इस आंदोलन के समर्थन में आ गया था। 2022 में जो भारतीय मजदूर संघ है यानी कि बीएमएस, ये भी आरएसएस का संगठन है, इसने श्रम कानूनों में, लेबर लॉज में जिस तरह के अमेंडमेंट्स किए गए हैं, हायर एंड फायर की नीति अपनाई गई है, प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया है बहुत ज्यादा, और कंपनियों को, मालिकों को पूरी छूट दे दी गई है कि जब चाहें तब निकालें, जब चाहें तब रखें। इसके खिलाफ सवाल किया था, इसके खिलाफ पत्र लिखा था। हालांकि उस समय कहा गया था कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो संगठन देश भर में आंदोलन करेगा। ऐसा कोई आंदोलन हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन नाराजगी जरूर दिखाई दी। ऐसे ही अक्टूबर 2022 में आरएसएस के जो बहुत आप कह सकते हैं प्रभावशाली महासचिव हैं, दत्तात्रेय होसबोले, उनका एक इंटरव्यू छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी और इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर बहुत सवाल उठाए थे। कहा था कि देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, गरीबों और अमीरों के बीच जो दूरी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये सारी बातें लगातार चलती हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का मसला जो है वो भी आरएसएस और बीजेपी के बीच में दिक्कत पैदा करने वाला बना। राम मंदिर का जो पूरा मामला था, उसमें जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे चंपत राय, उनके ऊपर वित्तीय गड़बड़ियों की, फाइनेंशियल गड़बड़ियों का बहुत सारा आरोप लगा था, पैसों के इधर उधर करने का बहुत सारा आरोप लगा था। एक खेल तो चला ही था जमीन खरीदने बेचने का, मंदिर के आसपास की जमीनें औने पौने भाव पर खरीद कर बेची गई और इसमें चंपत राय के करीबी लोगों का नाम आया था। कहा यह जाता है कि चंपत राय को आरएसएस ने चित्रकूट में जो प्रतिनिधि सभा हुई थी उसमें बुलाया था और उसमें बुलाकर उनको सख्त चेतावनी दी थी कि इस तरह की फाइनेंशियल गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर, पैसों का, वो नहीं होना चाहिए। यह आरएसएस ने कहा था चंपत राय से। अब इसके बाद होना क्या चाहिए था कि या तो गड़बड़ियां रुक जानी चाहिए थी या चंपत राय को उनके पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन दोनों नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ज्यादा करीब थे, चंपत राय को भारतीय जनता पार्टी के नेता बचाना चाहते थे, इसीलिए आरएसएस को किनारे लगा दिया गया और उसके बाद मंदिर की जो भी कार्रवाइयां हुई वो पूरी तरह से बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली, आरएसएस किनारे हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत। आप कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन जिसके नेतृत्व में चला आरएसएस के, उसके चीफ हैं मोहन भागवत। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका था उस पर मोहन भागवत को शामिल होने की बात थी, लेकिन मोदी जी उसका चुनाव में फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद फैसला लिया कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। आरएसएस ये बात नहीं चाहता था कि कोई पॉलिटिकल आदमी शामिल हो। आरएसएस चाहता था कि या तो मोहन भागवत हो या कोई बड़े धर्म गुरु हो और या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाए, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की लीडरशिप की थी, रथ यात्रा निकाली थी। लेकिन आरएसएस की एक नहीं सुनी गई और मोदी ने फैसला लिया कि वो खुद करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। यही नहीं, शंकराचार्य बहुत नाराज थे, पुरी के शंकराचार्य नाराज थे, दूसरे शंकराचार्य नाराज थे। इनको मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई और राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसको पूरी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के इवेंट में तब्दील किया गया। कहा जा रहा है कि आरएसएस उसको लेकर नाराज था और यही वजह है कि लगातार पांचजन्य में भी अलग अलग तरीकों से अभी मीठे स्वरों में ही हो रहा है, लेकिन बीजेपी की आलोचना हो रही है। जैसे प्रफुल्ल केतकर ने यह कहा था कि बीजेपी को यह आकलन करना चाहिए कि भ्रष्टाचारी और दागी नेताओं को पार्टी में जिस तरह से शामिल किया जा रहा है वो उसके भ्रष्टाचार मुक्त वाले एजेंडा पर कहां तक चलता है। केतकर साहब सपना देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले भूल चुकी है। जो दागी नेताओं को शामिल किया गया उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने दागों की कमी नहीं है।
चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, उस पर सीएजी की रिपोर्ट्स आप देखते हैं तो समझ में आता है कि करप्शन बदस्तूर चल रहा है और हिंदू मुसलमान में उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा या अजित पवार जैसे लोगों को अगर उनके साथ गठबंधन किया गया या पार्टी में शामिल किया गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जो सरकार है वो उतनी ही भ्रष्टाचारी या उतनी ही ईमानदार है जितनी पिछली सरकारें रही हैं। कई मामलों में तो उससे बहुत आगे निकल गई है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल था। सारी लिस्ट जब सामने आई तो सब समझ में आ गया कि कैसे कैसे खेल हुआ है, कैसे लोगों के यहां ईडी भेजी गई और उसके बाद उस डर से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, कैसे लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसके बाद उनको बड़े बड़े ठेके दिए गए। इस पर बहुत बात हो चुकी है। तो आरएसएस अगर बीजेपी के भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है तो मैं इसको नाटक से ज्यादा कुछ नहीं मानता हूं। यह सिर्फ प्रेशर बनाने की टैक्टिस है, इसमें कहीं कोई ईमानदारी का मामला नहीं है। तो दरअसल जो सारा खेल है वो पावर की रस्साकस्सी है। जहां तक सांप्रदायिकता, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला है, आरएसएस और बीजेपी में कहीं कोई फर्क नहीं है। आरएसएस कई बार बयान देकर अपने आप को थोड़ा महान साबित करना चाहता है, लेकिन ये जितने झूठ समाज में फैले हैं, जितनी सांप्रदायिकता फैली है, उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका है। भाजपा तो 10-15 साल से सत्ता में आई है। आरएसएस तो 1947 के बाद से ही और उसके पहले से ही ये काम करती रही है। उसके जो मुखपत्र रहे हैं ये काम करते रहे हैं। चाहे वो गोलवर्कर हो, चाहे बाकी लोग हों, उनके भाषण पढ़िए, उनके बाकी सब पढ़िए तो जातिवाद से लेकर सांप्रदायिकता तक के सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। खेल बस इतना हुआ है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस से बड़े हो गए हैं और आरएसएस को शायद ये पच नहीं रहा है। उनको लगता है कैसे भी हमारा कंट्रोल बने रहना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी वाकई इतने बड़े हो गए कि बिना आरएसएस के आराम से इलेक्शन जीत जा रहे हैं, अगर उनको वाकई आरएसएस की जरूरत खत्म हो गई तो फिर आरएसएस को पूछने वाला कौन होगा। तो इस चक्कर में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसके कार्यकर्ता हैं, जो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर गांव में हैं और जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल मशीन का जरूरी हिस्सा बनते हैं। उनके दम पर यह प्रेशर बनाने की कोशिश है कि चलो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे मन का बना दो। अब मोदी जी अगर जा रहे हैं, नागपुर मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा तो झुके हैं। अंदर बैठेंगे तो फिर बाकी मोल तोल होगा और फाइनली कौन अध्यक्ष बनेगा ये देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आरएसएस और बीजेपी में झगड़ा चल रहा है और उससे देश में सांप्रदायिकता को रोक लगाने में कोई मदद मिलेगी तो फिर मैं तो उसको मूर्ख ही कहूंगा। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं है। हुआ बस इतना है कि नरेंद्र मोदी एक इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं जिससे शायद अब आरएसएस को भी डर लगता है और चूंकि 75 बरस के होने वाले हैं इसलिए बहुत सारे लोगों की निगाहें राज सिंहासन पर हैं कि अगर वाकई 75 में ये रिटायरमेंट ले लेते हैं तो शायद कुर्सी पे हमारी जगह बन जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मोदी अभी फिलहाल रिटायरमेंट लेने के किसी मूड में है। जो नियम बनाया गया था उसमें अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को पीछे फेंक दिया गया था, लेकिन मोदी खुद पर्दे के पीछे जाएंगे जीते जी। कम से कम मुझे तो ये भरोसा नहीं है। जब तक वो चुनाव जीतते रहेंगे, उम्र चाहे कुछ भी हो, कुर्सी पर बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।